हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सीटेट का सीडीपी पढ़ रहा था हम लोग। सीडीपी उसमें हम लोग देखे थे क्या कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर डिफरेंट देखे थे, टाइप्स देखे थे। तो वृद्धि इसमें कुछ बच गया था, तो हम लोग डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो कुछ वीडियो देखे थे, उसमें बताया थे शरीर की संरचना होती है और आकार में बढ़ने की प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। और विकास क्या था, अनुभव और अभिप्रेरणा के आधार पर होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का विकास कहते हैं। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन संबंधित होते हैं और विकास में क्या होते हैं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके आगे और क्या बच गया था, एक दो। वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसमें विकास में क्या दिया हुआ है, वृद्धि के बिना ग्रोथ संभव नहीं है। और वृद्धि आनुवांशिक और पोषण पर अधिक निर्भर करती है और विकास सामाजिक परिवेश, शिक्षा और अनुभव पर निर्भर करती है। हम लोग देखेंगे विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र होते हैं और दूसरा स्थूल। शारीरिक क्षेत्र में कौन कौन सा आते हैं, एक स्थूल आता है, स्थूल मोटर गतिविधि और सूक्ष्म मोटर गतिविधियाँ। चलिए देखें हम शारीरिक क्षेत्र में क्या होता है, फिजिकल डोमेन। शारीरिक स्वास्थ्य और मोटर क्षमताओं का विकास होता है। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों और अंगों का विकास शामिल है। मोटर स्किल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मोटर स्किल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्थूल मोटर और एक सूक्ष्म मोटर। स्थूल मोटर में क्या होता है, जो मांसपेशियां का बड़ी मांसपेशियों द्वारा किए जाने कार्य, जैसे दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना। या किसी बच्चे को देखे होंगे कि अगर पेन पकड़ रहा तो पूरा हाथ से पकड़ता है, उसका हाथ में निरंतर नहीं रहता है। तो जैसे खाना अगर खाना रहता है तो बच्चा पूरा हाथ से खाता है, तो इसका बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। दूसरा हमारा है स्थूल, पहला हो गया स्थूल मोटर और दूसरा हमारा सूक्ष्म मोटर गतिविधियाँ, जिसे हम फाइन मोटर स्किल्स भी कहते हैं। इसमें होता है छोटी मांसपेशियों का किए जाने वाले कार्य, जैसे पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना या कागज़ काटना। इस चित्र में देख लीजिए बताया गया है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। फाइन मोटर में होता है कि जितना ज़रूरत है, जिस उंगली का जितना ज़रूरत है उतना उपयोग करना ही फाइन मोटर है। जैसे पेन पकड़ना है तो हम लोग 2 या 3 उंगली का उपयोग करते हैं, तो वो फाइन मोटर है। अगला हम लोग देखेंगे, और इसमें और आता है संवेदनशील अवधि, जो सेंसिटिव पीरियड कहते हैं इसे। यह वह समय है जब बच्चा किसी विशेष कौशल विषय को अच्छे तरीके से सीखता है, उसे हम सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। अगला हमारा है शारीरिक क्षेत्र। देखिए दूसरा हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, समस्या हल करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज स्किल्स इसमें आते हैं। जैसे ध्यान, स्मृति, बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता, जिसे हम क्रिएटिविटी का विकास भी कहते हैं। अगला हमारा है लैंग्वेज स्किल्स, बौद्धिक क्षमताएं और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहते हैं इसको। बौद्धिक क्षमता क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इसमें सीखने और अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बच्चा रंग और आकार पहचानता है, फिर गिनती करना सीखता है, आगे चलकर गणितीय हल करता है। पहले बच्चे को हम रंग पहचान कराने का उसको अध्ययन कराते हैं, बच्चा कौन सा कलर है, फिर उसका आकार क्या है, फिर हम लोग 2 + 2 4 का उसके बताते हैं और गिनती कराना सीखते हैं। 1 2 3 वो का खा सिखाना सिखाते हैं। एक परंपरागत तरीके से उसे क्रमिक गति से उसे हम बच्चों को सिखाते हैं। वो क्या हो गया, कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, उसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र कहेंगे। जिस चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे ABCD सीख रहा है बच्चा, फिर 2 3 प्लस है। तीसरा हमारा है सामाजिक क्षेत्र, जिसे सोशल डोमेन कहते हैं। सामाजिक क्षेत्र क्या होता है, दूसरे के साथ संबंध और सामाजिक कौशल का विकास करना। जैसे हमारा समाज, सबसे पहला हमारा बच्चा का आता है परिवार, मित्र और समाज के साथ मिलजुल रखना, साझा करना। इसमें क्या क्या बच्चे सीखते हैं, साझा करना, शेयरिंग, एक दूसरे से सहयोग करना, हेल्पिंग नेचर सीखते हैं और बारी बारी से
टेकिंग टर्न्स भी कर सकते हैं कि बारी बारी से खेलना। किसी भी चीज़ का जब बच्चा खेलता है, जैसे क्रिकेट ही खेलता है, तो एक बैटिंग करता है तो दूसरा बॉलिंग करता है, तो ये टेकिंग एंड टर्न्स का इसमें भी बच्चे सीखते हैं, जैसे बारी बारी से खेलना। इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होता है। आगे देखेंगे समूह में कार्य करना, जैसे लीडरशिप का भी क्षमता इसमें बढ़ता है, और सोशल नॉर्म्स, जिससे हम सामाजिक नियमों का, परंपराओं का पालन भी करते हैं। इसमें उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम इसका। बच्चे पहले परिवार से जुड़ता है। बच्चा जब होता है तो अपने माता पिता से और भाई बहन से पहले जुड़ना की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है, फिर मित्र बनाता है, आगे चलकर समाज में जिम्मेदार सदस्य भी बनता है। अगला हमारा है इमोशनल डोमेन, जिसे हम भावनात्मक क्षेत्र कहते हैं। भावनाओं की पहचान अभिव्यक्ति और नियंत्रण द्वारा होती है, जैसे खुशी, दुख, डर, गुस्सा जैसी भावनाओं को समझना। आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है। सहानुभूति और संवेदनशीलता, तनाव, निराशा से निपटना। उदाहरण से समझे कि बच्चा पहले रोकर अपनी ज़रूरत को जताता है। कोई भी चीज़ अगर बच्चे को अगर चाहिए, खिलौना अगर बाज़ार में गया है पेरेंट्स के साथ, तो और बच्चे को जिद हो जाता है कि हम ये खिलौना लेंगे ही, तो पहले रोकर रोने लगता है, नहीं जिद पूरा नहीं होता है तो रोने लगता है, फिर मुस्कान से खुशी व्यक्त करता है। जब उसे मिल जाता है तो खुशी अपना व्यक्त करता है। तो किशोरावस्था में जटिल भावनाओं का संभालना सीखता है। अगला हमारा है नैतिक क्षेत्र, जिसे हम मोरल डोमेन कहते हैं। इसमें नैतिक का मतलब होता है कि नैतिक मूल्य, जिसे हम कह सकते हैं कि सही गलत का निर्णय ले सके, उसे हम नैतिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे सही गलत, न्याय और मूल्यों का विकास हो सके। सामाजिक नियमों और उन नैतिक मूल्यों का समझना, ईमानदारी, जिम्मेदारी और परोपकार। न्यायपूर्ण निर्णय, फेयर जजमेंट भी कहते हैं, लेने की क्षमता हो। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रभावित आचरण हो। इसमें बच्चा पहले इनाम और सज़ा के आधार पर सही गलत समझता है, धीरे धीरे अपने अंतरात्मा कॉन्शियस से नैतिक निर्णय लेने से लगता है। अब हम देखेंगे हम लोग विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला हमारा है हेरिडिटी, जिसे हम वंशानुगत कहते हैं। हेरिडिटी के माध्यम से माता पिता से उनके बच्चों को जेनेटिक कोड मिलते हैं, जो शारीरिक और मानसिक लक्षणों का, फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स को निर्धारित करते हैं। जैसे किसी माता का अगर आँख दूसरा कलर का या कलर है, तो बच्चे का वो गुण देखने में आता है। अगर माता पिता कलर ब्लाइंडनेस है तो बच्चों में दिखते हैं, ये वंशानुगत होता है। और हम बाद में समझेंगे कि जीनोटाइप और आंशिक गुण होते हैं जो हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। जेनेटिक में दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, जीनोटाइप एक फेनोटाइप। जो जीनोटाइप होते हैं जो अपने माता पिता के गुण से प्राप्त करते हैं, जो उनका माता पिता का गुण है वो बच्चे का में पाते हैं। और फेनोटिक में होते हैं जेनेटिक्स के साथ साथ एनवायरनमेंट्स पे भी उसे जो प्राप्त होता है उसे हम फोनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फोनेटिक या फोनेटाइप भी कह सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। जीनोटाइप वह वांशिक गुण हैं जो होते हैं जो हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट, और फोनोटाइप वह होता है जो हमारे आनुवांशिकी और पर्यावरण के संयोजन से बाहरी रूप में व्यक्त होता है, जैसे कद, रंग और आँखों का रंग। जैसे यहाँ देखा गया है जीनोटाइप और फेनोटाइप का उदाहरण दिया हुआ है। हूबहू जीनोटाइप में पेरेंट्स से बच्चे पे प्रभावित होता है। फेनोटाइप उसका कलर और जैसे जिस समाज में रहता है उस तरह का बच्चा बन जाता है। जैसे एक बच्चे को हम एक ग्रामीण क्षेत्र में रखेंगे, एक शहरी क्षेत्र में रखेंगे, और 2 साल कुछ समय बाद हम दोनों को एक जगह रखेंगे तो दोनों में डिफरेंट पड़ जाता है। देखने को बोलचाल में, रहन सहन में, भाषा बोली में, अपना परिवेश में, संस्कृति कल्चर में, ये दोनों में अलग अलग हो जाते हैं। ये फेनोटाइप में आता है जो अपना समाज, अपना एनवायरनमेंट से पाता है। उदाहरण से समझेंगे इसका हम कि अगर माता पिता का कद छोटा है तो उनका जीनोटाइप बच्चा भी छोटी ऊंचाई के लेकर ही आता है। जैसे फेनोटाइप में छोटे कद के रूप में यह दिख सकता है कि कुछ अलग आनुवांशिक बीमारियों से हेमोफीलिया और
थैलेसीमिया भी वंशानुगत होती है जो शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। पोषण हमारा है इसमें दूसरा, हम पहला हमारा था जेनेटिक आनुवंशिक, दूसरा हमारा है पोषण न्यूट्रिशन। उचित पोषण की कमी, इसमें क्या था हमारा विकास और वृद्धि में प्रभावित करना, जो हमारा प्रभावित करता है वृद्धि और विकास करने पे। तो पहला हमारा हेरिडिटी हो गया और दूसरा हमारा है न्यूट्रिशन पोषण, किस तरह का बच्चा खान पान हो रहा है बच्चे का, उस पर ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, किस तरह का वो सोच रहा है, किस तरह का खान पान, जैसा खाना वैसा मन हो जाता है। तो पहला हमारा दूसरा हो गया हेरिडिटी, दूसरा हमारा है पोषण। तो उचित पोषण की कमी जो अंडर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, शारीरिक विकास को रोक सकती है। बच्चों को आवश्यक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इसके अभाव में उनका विकास धीमा हो सकता है। इसके विपरीत अत्यधिक पोषण से मोटापा, ओबेसिटी हो सकता है। देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा हमारा पोषण और प्रोटीन की मात्रा से बहुत पीड़ित थे बालक, इसलिए हमारे सरकार द्वारा भी मिड डे मील का जो योजना लाया गया, बच्चों को अच्छी पोषण मिल सके और साथ साथ में उसे अच्छी ज्ञान और अच्छी पढ़ाई हो सके, इसलिए हमारे सरकारी स्कूलों में ये लाया गया कि बच्चों को अच्छी पोषण मिल सके, अच्छी खाना मिल सके, कि ताकि बच्चों का विकास हो, शारीरिक विकास हो या बौद्धिक विकास हो, इसमें लाई गई थी। अगला हमारा है तीसरा सामाजिक आर्थिक स्थिति, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कहते हैं। पहला हमारा है पॉवर्टी, जो हम गरीबी कहते हैं। गरीबी के कारण अपर्याप्त पोषण होता है जो विकास पर नकारात्मक असर डालता है। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को बेहतर पोषण, शिक्षा और विकास के अवसर मिलते हैं। सही बात है, जो बच्चे अगर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में होगा, जो आर्थिक तंगी से है, तो अपना बच्चों को उतना खाना पोषण वगैरह नहीं दे पाता है। और धनी व्यक्ति का बालक तो थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक स्थिति जो अच्छे हैं पेरेंट वाले, तो उसका पोषण और शिक्षा और विकास में बहुत अधिक अंतर दिखने को मिलता है। तीसरा हमारा हो गया, फोर्थ है हमारा है पर्यावरण इन्वायरमेंट, प्रजनन पूर्व पर्यावरण पेरेंटल एनवायरनमेंट। प्रजनन पूर्व पर्यावरण, गर्भ में बच्चा का विकास माँ के पोषण, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो जैसी माँ व्यवहार करेगी उसी तरह बच्चों को इफेक्ट पड़ता है। जिस एनवायरनमेंट में रहेगी उस एनवायरनमेंट का बच्चों को ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के पोषण लेगी, जिस तरह के अपना स्वास्थ्य में अच्छा करेगी, जैसे कोई तनाव में रहेगी तो बच्चे पर स्ट्रेस में है, जो अल्कोहल दवाइयाँ का सेवन करते हैं, तो इसका असर बच्चे पर पड़ सकता है। अगला है इसी में जन्म के समय पर्यावरण नेटल इन्वायरमेंट। जन्म के दौरान बच्चे को स्वास्थ्य जैसे समय से पहले जन्म, मस्तिष्क क्षति या रक्तस्राव, होमोग्राफ जैसी समस्या विकास को हो सकती है। जब अगर बच्चे गर्भ में हैं तो माँ को अल्कोहल, स्ट्रेस ज़्यादा में नहीं रहना चाहिए, ताकि उससे बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियाँ या और तरह की क्षति आ सकते हैं, जैसे जन्म से समय से पहले जन्म लेना, मस्तिष्क में क्षति हो जाना, सोचने या समझने की विकसित ना होना, और रक्तस्राव हो जाना जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पोस्ट नाइटल पर्यावरण, जन्म के बाद बच्चे का विकास उस पर पड़ने वाले वातावरण जैसे सूरज की रोशनी, स्वच्छता, हाइजीन, परिवार के सदस्य और सामाजिक रिश्तों पर निर्भर करता है। बच्चे जब गर्भ में रहता है तो माँ को अपना हाइजीन और सनशाइन और फैमिली मेम्बर के सामाजिक रिश्तों पर निर्भर करती है, जैसे सूरज की रोशनी लेना, हाइजीन, परिवार के सदस्य को थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना और सामाजिक स्वच्छता रखना, ये पर निर्भर करती है उसकी माँ पे या उसके फैमिली पे। फिफ्थ हमारा है ऋतु, जिसे हम सीजन कहते हैं। मौसम का भी विकास पर प्रभाव होता है, जैसे गर्मी, शरद
ऋतु में, जैसे गर्मी और सर्दी ऋतु में बच्चे का वजन गेन करता है और ज़्यादातर गेन हो जाती है, ज़्यादा होती है। और जबकि वसंत ऋतु में ऊंचाई में वृद्धि होती है। जैसे इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है जैसे गर्मी या शरद ऋतु में, तो बच्चे ज़्यादा वेट का होते हैं, ऐसा माना जाता है। और जबकि वसंत ऋतु में अगर होते हैं तो बच्चे का हाइट थोड़ा लंबा दिखते हैं। इसमें ज़्यादातर लंबा जब जन्म लेते हैं तो इसका वृद्धि हाइट इसका जल्दी हो जाता है। 6 हमारा है भावनाएं, जिसे इमोशंस कहते हैं। परिवार में अस्थिरता जैसे इंस्टेबिलिटी, माता पिता की मृत्यु या भाई बहन के बीच ईर्ष्या बच्चों को मानसिक और शारीरिक को प्रभावित कर सकती है। इसी भावनाएं किसे कह सकते हैं, जैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपना किसी भी इमोशंस को हम किसी अनैच्छिक क्रिया से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जेलेसी हम उसको देखकर व्यक्त करता है कि हम उसे कैसे पहचाने कि वो जेलेसी कर रहा है। तो बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास का प्रभावित कर सकती है। क्या जैसे माता पिता का मृत्यु हो जाना या दूसरा जेलेसी, तो ये सब कारण हो सकती है। अगला हमारा है बच्चों का मानसिक विकास घर के भावनात्मक वातावरण पर बहुत निर्भर करता है। बच्चों का मानसिक विकास कैसे हो सकता है? अगर घर में अगर अच्छी परिवार हैं, अच्छे देख रेख करने वाले हैं, तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की बात को समझे, तो इस तरह के बच्चे अगर फैमिली रहे, घर में रहे, तो बच्चे का मानसिक विकास अच्छा से हो सकता है। अगला हमारा दीर्घकालिक रोग, जिसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। बीमारियां जैसे हृदय रोग, अस्थमा, क्षय, मलेरिया विकास धीमा कर सकती है और कभी कभी मानसिक मंदता भी ला सकती है। रोग और हार्मोन असंतुलन का विकास प्रभावित होता है। 8 हमारा है ग्रोथ पोटेंशियल। बच्चे का जन्म के समय आकार उसकी विकास क्षमता को दर्शाता है। यदि बच्चा जन्म के समय छोटे आकार का है तो वह आगे चलकर भी छोटा हो सकता है। वही यदि बच्चा जन्म के समय बड़ा हो तो वह बाद के वर्षों में भी बड़ा हो सकता है। इंटेलिजेंस है हमारा है 9th है हमारा इंटेलिजेंस। हायर इंटेलिजेंस से विकास तेज़ी से होता है, जबकि लोअर इंटेलिजेंस से विकास धीमा हो सकता है। यह मानसिक विकास को प्रभावित करता है, जिससे भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल एंड अन्य कार्यों में फ़र्क पड़ता है। उत्तेजना का स्तर, लेवल ऑफ स्टिमुलेशन। पर्यावरण की जितनी उत्तेजना प्रदान करता है, जैसे बच्चों के वातावरण, अन्वेषण करने के अवसर, दूसरों के साथ बातचीत के अवसर आदि सभी चीज़ों विकास की गति को प्रभावित करता है। हमारा 11th है लिंग, सेक्स। जैसे सभी बच्चे विकास की समान प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन कुछ कौशल लिंग के अनुसार अलग समय पर विकसित करते हैं। जैसे लड़कियों में भाषा अधिग्रहण जल्दी विकसित होते हैं, जैसे लैंग्वेज एक्विजिशंस लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती हैं, और लड़कों में फिजिकल स्किल ज़्यादा होते हैं, जैसे कूदना, पकड़ना, फेंकना, जैसे शारीरिक कौशल वो जल्दी विकसित कर लेते हैं। अब हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होते हैं कि बालक का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है और हर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के अलग अलग पहलुओं में दिखाई देते हैं। विकास की अवस्थाओं को जन्म से पूर्व और जन्म के बाद के 2 स्तर में बांटा जा सकता है। पहला हमारा है जन्म से पूर्व की अवस्था और दूसरा जन्म की बाद की अवस्था। हम लोग पहले देखेंगे जन्म से पूर्व की अवस्था, पेरेंटल पीरियड्स। पहला हमारा है बीजीय अवस्था, जिसे हम जाइगोटिक पीरियड कहते हैं। 0 से 7 मतलब 1 सप्ताह में निषेचन, फर्टिलाइजेशन बाद प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है। जब निषेचन होता है तो ये जाइगोट बनने की प्रारंभ कर देती है। दूसरा हमारा है भ्रूण अवस्था। ये 2 से 8 सप्ताह में 2 माह में अंगों और संरचना का विकास प्रारंभ कर देती है। तीसरा हमारा है गर्भस्थ शिशु अवस्था में 3 माह से जन्म तक अंगों का पूर्ण विकास, शारीरिक आकार और संरचना का निर्माण हो जाता है। दूसरा हमारा जन्म के बाद की अवस्था है। पहला हमारा तो है जन्म के बाद की अवस्थाएं क्या है, शैशवावस्था, शिशु काल जैसे इन्फेंसी और बेबीहुड।
तीसरा हमारा है अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हो गया, और एडल्टहुड और मिडिल एज और ओल्ड एज। ये हमारा 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा किस में आते हैं ये? वो जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं। चलो हम पहले देखेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी में जन्म से 2 सप्ताह तक प्राथमिक संवेदन और शारीरिक वृद्धि प्रारंभ होता है। शिशु काल में क्या होता है? बेबीहुड में 14 दिन से 2 वर्ष तक चलना, बोलना और प्रारंभिक सामाजिक कौशल विकसित करता है। सामाजिक कौशल का मतलब यहाँ क्या हो गया? जैसे बच्चा जब छोटा होता है, जब अपनी सिर्फ अपना माँ को ही पहचानता है, और दूसरा गोद में अगर चला जाए तो रोने लगता है, तो धीरे धीरे अपनी माँ को इंटरेक्ट करता है, पहचानने की कोशिश करता है। यही बात यहाँ पे कही गई है सामाजिक कौशल में। तीसरा हमारा है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। किसमें कितना वर्ष होता है? इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसे हम मोटर कौशल भी कह सकते हैं, मोटर स्किल्स, भाषा, लैंग्वेज और सामाजिक व्यवहार कहते हैं। फोर्थ हमारा है उत्तर बाल्यावस्था, जैसे लेट चाइल्डहुड, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक इसमें होता है। इसमें क्या क्या होता है? बुद्धि, आत्मनिर्भरता और शिक्षा में प्रगति। अगला हमारा है एडोलेसेंस। यह है 12 या 13 वर्ष से 20 से 21 वर्ष तक होता है। इसका सबका अलग अलग होता है। शारीरिक परिपक्वता, जिसे फिजिकल मैच्योरिटी कहते हैं, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है इसमें। इसमें 2 तरह के होते हैं। एडोलेसेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्व और दूसरा होता है उत्तर। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में 11 से 17 वर्ष तक होती है। इसमें प्रारंभिक किशोरावस्था स्वभाव और रुचियों का विकास करता है। और दूसरा हमारा है उत्तर किशोरावस्था। ये 17 से 21 वर्ष परिपक्व किशोरावस्था, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। 6 हमारा है एडल्टहुड, जिसे हम 21 से 40 वर्ष तक इसे कह सकते हैं। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता और कैरियर और सामाजिक जिम्मेदारियां। इसमें एडल्टहुड में होता है कि अपने कैरियर के लेकर ज़्यादा लेकर काफ़ी गंभीर रहते हैं और सामाजिक जिम्मेदारियां को भी एक्टिव रहते हैं। 7वां हमारा है मध्यावस्था, जिसे मिडिल एज कहते हैं, 40 से 60 वर्ष तक। इसमें स्थिरता आ जाती है, अनुभव और सामाजिक योगदान इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें अनुभव की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और 8वां हमारा है ओल्ड एज। ओल्ड एज हमारे कब हो जाता है? 60 वर्ष से मृत्यु तक, 60 से मृत्यु तक होती है। शारीरिक क्षय, जो फिजिकल डिक्लाइन कहते हैं, मानसिक अनुभव और जीवन का निष्कर्ष होता है इसमें। अब हम लोग देखेंगे पेरेंटल स्टेज, जैसे गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था पेरेंटल स्टेज वह अवधि है जो गर्भाधान से लेकर जन्म तक की होती है। इसे प्रसव पूर्व काल भी कहा जाता है। यह अवधि औसतन 40 सप्ताह होती है। इसके मुख्य बिंदु की पॉइंट जानेंगे। इस अवस्था में आनुवंशिक और परिवेशीय कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। माँ की विशेषताओं जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक स्थिति बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि माँ किसी रोग या संक्रमण से ग्रसित है तो यह बालक के विकास पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। अगला हमारा है यह अवधि बालक के शारीरिक अंगों, मस्तिष्क और आनुवंशिक विशेषताओं के निर्माण के अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा हमारा शैशवावस्था। हमने क्या देखा अभी? की पॉइंट था, हम लोग देखें शैशवावस्था। पहले ही विकास में गर्भकालीन अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। वास्तविक पहली अवस्था शैशवावस्था मानी जाती है। इसकी अवधि 0 से 5 वर्ष होती है। शैशवावस्था इन्फेंसी क्या होती है? इसकी अवधि लगभग 5 वर्ष होती है। यह अवस्था सभी आगे की अवस्थाओं का आधार है। वाटसन के अनुसार इन शैशवावस्था में सीखने की सीमा और गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक है। उसने 3 मूल भावनाओं को मानी, भय, जैसे भय, क्रोध और प्रेम। शैशवावस्था में क्या क्या होती है? बहुत अधिक अवस्था होती है इसमें इसे हम आंधी तूफान का भी एज भी कहा जाता है। इसमें फियर, इमोशंस, 3 इमोशंस होते हैं। कौन कौन होते हैं? फियर, एंगर और लव। 3 प्रकार के ज़्यादा इसमें उत्पन्न होती। शैशवावस्था की विशिष्टता, स्टेटस ऑफ इन्फेंसी।
तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास, पहला हमारा क्या है, तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास में हम लोग जानेंगे। इसमें लंबाई, वजन और चिंतन, स्मृति आदि में तीव्र वृद्धि होती है। इन्फेंसी में क्या क्या होती है, लंबाई, वजन, चिंतन और स्मृति आदि में तीव्र होती है। कोशिकाओं के मध्य तंत्रिकीय संधि तेजी से विकसित होती है। मूल क्रियाएं, दूसरा हमारा है मूल क्रियाएं, चूसना, सकिंग करना, निगलना, उंगली चूसना, मलमूत्र का त्यागना, तो हाथ में गोदी लिया है तो हाथ में ही करते, उसको नॉलेज नहीं होती कि कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। इस जीवन का अबोध काल पीरियड ऑफ इनोसेंस कहा जाता है। अबोध काल मतलब बोध नहीं होता है इसका। तीसरा हमारा है अनुकरण और दोहराव, इमिटेशन ऑफ रिपीटेशन। बच्चा अपने माता पिता या भाई बहन को देखकर सीखता है। व्यवहार मूल प्रवृत्ति इनेट टेंडेंसी पर आधारित होता है। बच्चा सीखने के लिए अनुकरण और दोहराव का उपयोग करता है। चौथा हमारा आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, सेल्फिश टेंडेंसीज। बच्चा चाहता है कि सभी उसे ही प्यार करे और उसे ही ध्यान दे, अटेंशन दे। फोर्थ है हमारा सामाजिक भावना, सोशल फीलिंग। लगभग 3 वर्ष की आयु से बच्चे सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। 3 वर्ष तक सोशल अवेयरनेस हो जाती है। मोरालिटी, नैतिकता। इस अवस्था में बच्चा ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक। वह गलत और सही का अंतर ठीक से नहीं समझ पाता है। शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ होती है। जन्म के समय सिर का आकार लगभग 1/4 भाग होते हैं, 1/4 ऑफ बॉडी। काम प्रवृत्ति, फ्रायड के अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। नवजात शिशु की गतिविधियां रिफ्लेक्स द्वारा नेतृत्व होती है, जो स्वचालित प्रतिक्रिया होती है और ये शरीर की सुरक्षा के लिए आनुवंशिक रूप से तय होती है, जैसे खांसी, पलक झपकना और उबासी लेना जीवन भर रहते हैं, लेकिन कुछ रिफ्लेक्स मस्तिष्क की परिपक्वता के साथ साथ गायब हो जाते हैं। इसे देखेंगे हम लोग रिफ्लेक्स विवरण में और डेवलपमेंट कोर्स में देखेंगे क्या क्या होते हैं। रूटिंग है, जब गाल पर छूने से बच्चा अपना सिर घुमाकर मुंह खोलता है, अर्थात 3 से 6 महीने के बीच गायब हो जाता है। इसे जब बच्चा कब होता है, रूटिंग करता है, जब गाल पर छूने से बच्चा अपना सिर घुमा देता है तो ये 3 से 6 महीने के बाद ये गायब हो जाता है। मोरो, तेज आवाज़ से बच्चा अपने बाहें बाहर की ओर फैलाता है और अपनी पीठ को मोड़ता है, फिर बाहों को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा है। 6-7 महीने में गायब हो जाता है। तेज आवाज़ पर प्रतिक्रिया स्थायी रहती है। ग्रैप्स, जब उंगली या कोई वस्तु के हाथ की हथेली पर दबाई जाती है तो बच्चे की उंगली इसे पकड़ लेती है। 3 से 4 महीनों के बाद यह गायब हो जाती है। स्वैच्छिक पकड़कर इसे बदला जाता है। बाबिसकी, जब बच्चे के पैरों के तलवे का रगड़ा जाता है तो अंगूठे बाहर फैलते हैं और फिर मुड़ जाते हैं, तो 8 से 12 महीने के बाद गायब हो जाता है ये। फिर यह है नाजुक अवस्था में। फिर यहाँ पे है इम्पोर्टेंट टेबल ऑफ इन्फेंसी पीरियड। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। शारीरिक विकास में तेजी से होती है। जीवन की आधारशिला ये भावनाएं डर, क्रोध, प्रेम होते हैं। इसमें इन्फेंसी में क्या क्या होते हैं, डर, क्रोध, प्रेम। दोहराव अवस्था होती है। विश्वास बनाम अविश्वास होता है। विश्वास वो नहीं होता है इस बच्चों लोग को। यहाँ पे रूटीन, जब गाल पे छूने पर तो हम लोग बताएं। नाजुक अवस्था है जिसे मुखिया अवस्था हो जाता है। ओरल स्टेज का सीखने का आदर्श समय होता है। नैतिकता की कमी होती है। संवेदिक गामक विकास की अवस्था होती है। रिफ्लेक्स का विकास होता है। वस्तु अस्थायित्व और सबसे छोटा विकास काल होता है। इसमें मौलिक संयोजन का समय होता है। दूसरा हम लोग समझेंगे। तीसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बाल्य व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था मानी जाती है। इस अवधि में बच्चे में जो आदत और गुण विकसित होते हैं उनमें आगे जाकर परिवर्तन करना कठिन होता है। इसकी अवधि लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है।
बाल्यावस्था की विशेषताएं जानेंगे हम लोग। वृद्धि की गति, ग्रोथ ऑफ रेट। शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में वृद्धि की गति मंद हो जाती है। सामाजिक विस्तार, सोशल एक्सपेंशन। बच्चे के जीवन में माता पिता के अलावा परिवार, पड़ोसी और शिक्षक शामिल होने लगते हैं। बालक बहुमुखी होता है तो उसकी रुचि, इंटरेस्ट बाहर की दुनिया में बढ़ती जाती है। बच्चे जो ज़्यादा चहल पहल होता है, बोलता है, पापा दादा करता है, तो सबको प्यारा हो जाता है। जो नहीं बोलता है एक्ट्रोवर्ट, तो कैसे रुचि बढ़ेगी? जब तो बोलेगा ना तो रुचि बढ़ेगा ही नहीं। तीसरा हमारा है शारीरिक क्षमता, फिजिकल कैपेसिटी। इस अवधि में बच्चों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है। दूध के दांत गिरकर अस्थायी दांत आने लगते हैं। हड्डियों की संख्या लगभग 250 होती है। मानसिक परिपक्वता जानेंगे। इसमें कॉग्निटिव विकास में योगदान होती हैं। अटेंशन, थिंकिंग और परसेप्शन और रीजनिंग और विवेक, जजमेंट की शक्तियों का विकास होता है। भावनात्मक, इमोशनल और रचनात्मक का विकास। स्वलिंगी प्रेम, सेम सेक्स अफेक्शन विकसित होता है। बच्चे रचनात्मक हो जाते हैं। मिट्टी, कंकड़, लकड़ी का कुछ बनाने की प्रवृत्ति करते हैं। 3 वर्ष में उछलना कूदना, ब्लॉक बनाना और 4 वर्ष में चित्रात्मक पहेलियों को जोड़ना। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व स्कूल अवधि होती है। खिलौना आयु भी कह सकते हैं इसको। अन्वेषक अवस्था को पूर्व गैंग आयु भी कह सकते हैं। प्रश्नशील अवस्था, जिज्ञासा की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है बच्चों में कि ये क्या है पापा, ये झूलवा झूल रहा है तो ये क्यों झूल रहा है पापा, ऐसे करके पूछने लगता है। नकल करके सीखने की अवस्था होती है। केंद्रितता होती है। रचनात्मक अवस्था होती है। संकटात्मक कार्य होती है। आत्मकेंद्रितता होती है। भाषा की संवेदनशील अवधि होती है। जीववाद होता है। अस्वैताद बनाम संकोच, संदेह, सहज चिंतन भी होती है इसमें। मध्य और उत्तर बाल्यावस्था में मिड एंड लेटर चाइल्डहुड। गैंग एज, जिसे हम भार, संख्या, क्षेत्र परिवर्तन को समझना। खेल आयु को परिश्रम बनाम मेहनता करना आदि। इसी तार्किक सोच है। विकास की धीमी दर है। 4th हमारा है किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस कहते हैं। यह है आंधी तूफान का एज। किशोरावस्था व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था और प्रौढ़ाव के बीच की अवधि है। यह वह अवस्था है जिसकी शुरुआत यौवन के आरंभ से होती है, जब यौन परिपक्वता और प्रजनन क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में किशोर की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। नवीन इच्छाएं और भावनाएं उन्हें प्रभावित करती है। किशोरावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था की विशेषताएं को 4 प्रमुख पक्षों में बांटा जा सकता है। शारीरिक पक्ष पहला हमारा है। इसमें क्या होता है देखेंगे हम लोग। इस अवस्था में शारीरिक विकास में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला हमारा है लंबाई और भार में। लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है और लड़कियों की लंबाई लगभग 16 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती रहती है। लड़कों का भार अधिक बढ़ता है। हड्डियों का विकास, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। दूसरा हमारा हड्डियों का विकास, हड्डियों में तेज़ी से विकसित होती है। तीसरा है मस्तिष्क का विकास। लगभग 16 की उम्र में मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। 4th हमारा यौन अंगों का विकास, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट। लड़कों और लड़कियों के प्रजनन अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं। लड़कों में दाढ़ी और मूछ बढ़ने लगती हैं। लड़कियों में आवाज़, लड़कों की आवाज़ भारी और लड़कियों की आवाज़ सॉफ्ट, कोमल, नुकीली हो जाती है। दूसरा हमारा है मानसिक पक्ष। पहला हमारा था शारीरिक पक्ष, दूसरा हमारा है मानसिक पक्ष। इसमें हम लोग जानेंगे बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विचार विमर्श और विश्लेषण क्षमता विकसित होती है। प्रत्येक घटना, व्यक्ति और विषय पर गहन विचार होता है। प्रत्येक कल्पना करने की प्रवृत्ति होती है। अस्थायी स्मृति का विकास होता है। किशोर अपने भविष्य के लिए योजना करने की लगते हैं। रुचियाँ और व्यक्ति का विकास तेजी हो जाता है। कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ने में रुचि, सिनेमा और टेलीविज़न में रुचि। संवेगात्मक, इमोशनल एस्पेक्ट,
संवेगात्मक पक्ष, पहला हमारा है, इसमें देखेंगे इमोशन में तेज़ी से परिवर्तन, रैपिड चेंज होते हैं, इसे संवेगों की अवस्था भी कहा जाता है। हार्लॉग के अनुसार इन्होंने कहा है कि बढ़ी हुई किशोरावस्था बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था है जो शारीरिक और ग्रंथियों को परिवर्तन करने में परिवर्तनों के कारण होती है। तीसरा है, इमोशंस में उतार चढ़ाव आते हैं, इसे तनाव और दबाव की अवस्था भी कहा जाता है। फोर्थ है, शुरुआत में किशोर इमोशन को छिपा नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे नियंत्रण करना सीख लेते हैं। क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम आदि तीव्र होते हैं। काम भावना का विकास भी तेज हो जाता है। स्वप्रेम, ऑटो एरोटिज्म, समलिंगी कामुकता, जरा गुस्सा है, फिर डर है, हेट कर रहा है, जेलेसी है, लव है। फोर्थ हमारा है सामाजिक पक्ष, दोस्तों की प्रति निष्ठा और समूह गतिविधियों में प्रभाव होते हैं। ये अपने दोस्त को एकदम सब कुछ जानते हैं। अगर दोस्त कह दिया कि यहाँ जाना है, उसको मारना है, तो अपने दोस्त को ही बात मानते हैं इस अवस्था में। समाज में अपना स्थान खोजते हैं, माता पिता, मित्र, पड़ोसी, अध्यापक की प्रशंसा और चाहते हैं, अपने मित्र की प्रशंसा ही चाहते हैं। उसको कोई नहीं कह सकता है कि तुम्हारा दोस्त जैसा है वैसा है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा। अपना मित्र को अपना प्राथमिकता देता है। समाज सेवा की भावना विकसित होती है, लड़के और लड़के एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। भविष्य और करियर के प्रति जागरूकता, अच्छे बुरे और नैतिक निर्णय करने की क्षमता भी बढ़ती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडोलेंस, इसमें कुछ की पॉइंट है हम लोग का। जीवन का सबसे कठिन काल होते हैं ये। संक्रमणकालीन आयु होता है ये। तनाव और तूफान का चरण है। बसंत ऋतु, अमूर्त चिंतन होती है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होता है। परिकल्पना निष्कार्यात्मक होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्र का विकास होता है। भावनात्मक उथल पुथल होता है। नायक की पूजा होती है। विकास और उछाल का यौन आरंभ होता है। आत्मसम्मान की भावना होती है। नैतिक संहिता विकसित होती है। पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व होती है। दिवस स्वप्न देखना आते हैं, देखते हैं। जनन अवस्था होते हैं। किशोर आत्म केंद्रिता समय काल होते हैं। प्रॉब्लम एज भी कह सकते हैं इसे। सामाजिक सेवा की भावना भी होती है। आवश्यकता की दहलीज भी कह सकते हैं। अडल्टहुड जानेंगे, प्रौढ़ावस्था, जो 21 से 40 वर्ष तक होती है। यह दायित्व का निर्वहन करने की अवस्था है। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे नौकरी, विवाह, बच्चों का जन्म इसी समय होती है। इस अवस्था का मुख्य कार्य जीविका है, जॉब या तलाशना। विवाह का उपयुक्त समय होता है। वैवाहिक जीवन में समझदारी और समायोजन का बहुत जरूरी है। अगला हम लोग देखेंगे, अडल्टहुड देख लिए, अब हम लोग देखेंगे वृद्धावस्था। यह अवस्था सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की से जुड़ी मानी जाती है। इस समय व्यक्ति को पारिवारिक संरचना में बदलाव और नई भूमिका से जैसे दादा, नाना, नानी बनना का करना पड़ता है। सो थैंक यू इस चैनल को बने रहने के लिए। और जिस चैनल में जो नए हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, जो नए वीडियो आएंगे जो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।